नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल राठौड़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से मिस प्रियंका बिस्सा। प्रियंका जी का इंट्रोडक्शन मैं एक एग्जांपल के साथ करना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि यूपीएससी दो, एसएससी दो, पीएससी दो और अफसर बनो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ शख्सियतें ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में उन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रियंका जी इज वन ऑफ दोज पीपल जिन पर क्वेश्चन बनते हैं। इस साल के छत्तीसगढ़ पीसीएस के प्रीलिम्स में प्रियंका बिस्सा जी पर क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो आज हम इनसे आप सभी को रूबरू करवाएंगे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है। शी इज वर्किंग इन मेनी फील्ड्स, तो उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले वेलकम टू स्टडी आईक्यू प्रियंका जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। तो प्रियंका जी का मैं ब्रीफली आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप सभी को। शी इज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, ये अपना एक स्कूल चलाती हैं। इसके अलावा ये नेहरू युवा केंद्र संगठन की मास्टर ट्रेनर हैं। इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड दिया जा चुका है इनके सोशल वर्क के लिए, एनएसएस की एक्टिविटीज के लिए। ये एक पेंटर हैं, एक डांसर हैं, क्लासिकल डांसर हैं और बहुत चीजें इन्होंने अपने लाइफ में करी हैं। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और मुझे ये उम्मीद है कि इनके जीवन से इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग हैं हमारे सब्सक्राइबर्स में से जो इस तरह की राह पर चलेंगे और सक्सेसफुल होंगे। तो प्रियंका जी, सबसे पहले हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। किस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि है आपकी, कहाँ पर आपने पढ़ाई करी, किस स्ट्रीम में आपने अपनी एजुकेशन करी है? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ और मैं एक बड़े बड़े परिवार की सदस्य हूँ और जिसमें कि काफी सभी लोग इंजीनियर्स हैं। और मेरी पढ़ाई स्वामी विवेकानंद स्कूल से हुई है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से। और जब मैं 11th में थी तब मेरा स्ट्रीम था मैथमेटिक्स, जिसमें पीसीएम पर मैं पढ़ाई की। और मुझे हमेशा ही से शौक रहा है कि मैं कुछ अलग स्ट्रीम्स को भी एक्सप्लोर करूं। और 12th में मैंने मैथ्स प्लस कॉमर्स की पढ़ाई की। और उसके बाद मेरा हमेशा से ये मानना था कि मैं एक अलग स्ट्रीम में जाना चाहती हूँ, कुछ अलग पढ़ाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के बीच में अपना टाइम बिताया है। और फिर मैंने देखा कि आर्ट्स में भी बहुत अच्छा पढ़ाई का एक्सप्लोरेशन मिलता है और मुझे लॉ की तरफ जाना था। इसीलिए मैंने बीए एलएलबी के लिए तैयारी की और हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी में मैंने अपना सिलेक्शन भी कंफर्म किया। पर एक कहते हैं कि एक कहीं न कहीं एक चीज़ आ जाती है हमारे लड़कियों की शिक्षा को लेते हुए। और एक हर किसी के माँ-बाप को मन में डर रहता है कि हम बच्चों को दिल्ली भेजें कि नहीं भेजें? क्या वो लड़कियों के लिए सुरक्षित है कि नहीं है? ये कहीं न कहीं बातें आज भी कायम हैं। तो बिल्कुल उसकी शिकार मैं भी रही। पर अन्यथा ना लेते हुए मेरी महत्वाकांक्षाएँ जब बाहर जाने की भी थी, पर फिर भी मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ। डिग्री गर्ल्स कॉलेज से मैंने अपनी आर्ट्स में पढ़ाई की। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की मैं स्टूडेंट बनी। और उसी के आगे मैंने अपनी एजुकेशन को आर्ट्स के साथ कंटिन्यू किया। ओके, तो आपने साइंस की पढ़ाई भी करी है स्कूल में, लेकिन फिर आपने आगे आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन किया। तो ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या करने की ठानी, किस फील्ड में अपना करियर बनाने के बारे में आपने विचार किया? हम सभी बात करते हैं कि हमें कौन सी जॉब करना है, हमें किस फील्ड में जाना है। पर मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हमें एक जॉब सीकर नहीं बनना है, हमें एक जॉब गिवर बनना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए और कुछ मेरी सोशल एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए मैंने स्कूल को ओपन किया, जिससे मैं बन गई छत्तीसगढ़ की सबसे यंगेस्ट सोशल एंटरप्रेन्योर। और पर ऐसा नहीं है कि हमने एजुकेशन को छोड़ दिया, क्योंकि पढ़ाई और एजुकेशन का जो स्थान है वो किसी के भी जीवन में सर्वोच्च होना चाहिए। तो मैंने अपनी पढ़ाई मास्टर्स के साथ कंटिन्यू करी, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र। और आज मैं उसी में ही पीएचडी भी कर रही हूँ, जिसका सब्जेक्ट है यूथ एम्पावरमेंट से रिलेटेड। प्रियंका जी, जब आपको मैंने गूगल सर्च किया, टू बी वेरी फ्रैंक, तो सबसे शुरुआती लिंक्स में ये आया था छत्तीसगढ़ की बेटी। आपको ये टाइटल कैसे मिला? आप घर की बेटी से छत्तीसगढ़ राज्य की बेटी कैसे बनी? मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं घर की बेटी के बाद छत्तीसगढ़ की बेटी कहला रही हूँ और उसके बाद आज मुझे इंडियन यूथ आइकॉन का भी खिताब मिला है। तो मैं बहुत खुश हूँ। पर इसके पीछे की जो जर्नी है उसमें बहुत से लोगों का हाथ है। पहली बात तो ये टाइटल मुझे गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने दिया है ऑफिशियली। और दूसरी बात ये कि जो मेरी सामाजिक गतिविधियां रही हैं उसने मुझे ये पहचान दिलाई है। मैं अपनी सामाजिक गतिविधियों में 12 कैंपेनिंग्स के साथ आगे बढ़ रही हूँ, जिसमें प्रतिभा ही पहचान, मोर वन मोर धन। और मैं एक आर्ट क्राफ्ट को भी आगे बढ़ाने के लिए आज 250 से और 400 से ज्यादा
ज्यादा वुमेन्स को मैं सेल्फ एम्प्लॉयड कर रही हूँ, जो अपना जितने भी हैंडीकैप वुमेन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और ब्लाइंड्स को भी मैं लेकर आगे चल रही हूँ। ऐसे बहुत से मेरे इनिशिएटिव्स हैं। और हाल ही में आई एम द चेंज, एक ग्लोबल एक्शन वर्ल्ड कैंपेनिंग मैंने शुरू किया है, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि हम हमेशा किसी ना किसी चीज के लिए, बदलाव के लिए हम चेंज सीकर रहते हैं, पर हम एक चेंज मेकर बनना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने 13 देशों के साथ ये कैंपेनिंग शुरू की है, जिसका नाम है आई एम द चेंज, जिसका अर्थ है कि मैं ही बदलाव हूँ। तो हमें जीवन में जो भी बदलाव करने हैं उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें ही उसके लिए पहला कदम उठाना जरूरी है। तो ये सारे मेरे कुछ कैंपेनिंग है, जिसमें कि मेरी स्कूली शिक्षा के साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यूथ एम्पावरमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज देना, ना कि सीख करना, और इसी के साथ ही आई एम द चेंज, आई एम द चेंज मेकर मेरा कैंपेनिंग है, जिससे मैं आगे बढ़ रही हूँ, और इसी ने मुझे ये पहचान दी है। ओके, तो आपने स्कूल शुरू किया, आप स्कूल चलाने लगी और साथ साथ में अपनी हायर एजुकेशन को भी आपने कंटिन्यू रखा है। तो इतनी कम उम्र में आपने स्कूल शुरू किया, आई गेस आप 20-21 साल की रही होंगी ग्रेजुएशन करते ही जब आपने स्कूल की शुरुआत करी। तो इतनी यंग एज में एक एंटरप्रेन्योर बनना, एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा अपने दम पर चलाना कितना आसान या कितना मुश्किल था आपके लिए? जी, मैंने अपनी स्कूल की शुरुआत जब मैं 17 साल की थी तब की थी। मैंने आफ्टर 12th ही अपने स्कूल का ढांचा तैयार कर लिया था, और ग्रेजुएशन के समय ही मैं अपना काम करना स्टार्ट कर चुकी थी। मैं से उम्र में शायद डबल या ट्रिपल के एज के लोगों के साथ में काम कर रही थी, और उनको मैं रोजगार प्रदान करने की कोशिश कर रही थी। और ये आइडिया मुझे तब आया जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में थी, और तब मेरे हम उम्र के जो बच्चे हैं, जो कि मेरे भाइयों के बच्चे हैं, वो मेरे घर आया करते थे और हम खेलते थे साथ में। तब मुझे ये महसूस हुआ कि मैं एक अच्छी शिक्षा ले पा रही हूँ, पर वो बच्चे जो मेरी उम्र के हैं उनको उतनी अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं हो रही है। तो मैंने कुछ बुक्स कलेक्ट करके उनको देना शुरू किया, और उसके बाद मैंने अपनी घर के छत पे ही एक छोटी सी स्कूल खोली, प्रियंका पाठशाला नाम से, जो कि हम जो सड़कों में फ्लेक्स देखते हैं उसको उल्टा करके लगा के चालू की थी। और माँ बाप भेजना बंद किए, तो मैंने बस्तियों में जाना शुरू किया, और उसके बाद ही मुझे ये एहसास हुआ कि अब बहुत जरूरी है एक अच्छी वेल फर्निश्ड और एक वैल्यू एजुकेशन जो है उनको देना, और एक फाउंडेशन एज के एजुकेशन को स्थापित करना। तो इसी मकसद के साथ मैंने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर अपनी स्कूल को स्थापित किया, जो ना केवल छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था, बल्कि उनकी माताओं को भी शिक्षा देना, उनके हर जनरेशन से हम वार्तालाप करना। और इसी के साथ इस स्कूल की शुरुआत हुई। और बात करें कठिनाइयों की, तो बिल्कुल बेशक ऐसा होता ही है। जब आप पहली बार, तो आप अपने एक्सपीरियंस से आपको तोला जाता है, आपकी एज से आपको तोला जाता है, तो वो दिक्कतें जरूर होती हैं। और बड़ी बात ये है कि मैं कभी अपने घर से भी बाहर इतना ज्यादा मैंने कभी देखा कुछ नहीं था, कभी गई नहीं थी, तो काफी एक्सप्लोर करने का मौका मिला। आत्मविश्वास इसी से बढ़ता है जब हम किसी चीज को अपना चालू करते हैं, किसी को हम देखना शुरू करते हैं, जिस पे कभी काम करना शुरू करते हैं, तभी हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। और मेरे ख्याल से एक फर्स्ट स्टेप लेना जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते, तभी हमारी जो शुरुआत है वो गलत होती है। तो ये मैंने फर्स्ट स्टेप मेरे 12th के बाद ले लिया था। ओके, तो मुझे लगा था कि आपने ग्रेजुएशन के बाद स्कूल शुरू करी होगी, बट आपने तो 12th क्लास के बाद ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी एज एन एंटरप्रेन्योर। तो स्कूल आप चला रही हैं, लेकिन साथ साथ में आप कुछ अन्य गतिविधियों से भी जुड़ी हुई हैं। तो पहले तो हमें ब्रीफली ये बताएं कि ये NYKS, नेहरू युवा केंद्र संगठन, एक्चुअली में करता क्या है, क्योंकि हो सकता है कि कई लोग इसके बारे में वाकिफ ना हो। और दूसरी बात, आप इससे कैसे जुड़ी और आप इसमें एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करती हैं, ये हमें बताएं। नेहरू युवा केंद्र संगठन भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मैं आपको बता दूं वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाते हैं। और इसमें जो जितने भी युवा हैं उनका वो बेसिकली रूरल यूथ होते हैं, जो कि गांव और ऐसी जगहों, छोटी जगहों से होते हैं जिन तक शायद कुछ माध्यम से शिक्षा या कई टाइप की सुविधा नहीं पहुंच पाती है।
तो उनका सिलेक्शन होता है, वो बनते हैं नेशनल यूथ वॉलंटियर्स। उसके साथ ही ऐसे बहुत से यूथ क्लब भी होते हैं, यूथ कॉप्स भी होते हैं। ये अलग अलग श्रेणियां हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन की। पर अगर इसको मूल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये रूरल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित है और अपने वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें मैं उन युवाओं को ट्रेनिंग देती हूँ जो कि नेशनल यूथ वॉलंटियर्स के तौर पर सिलेक्ट होते हैं। तो उनका जो पीरियड रहता है काम करने का, वो 2 साल का रहता है। उसमें वो विभिन्न तरीके की गतिविधियों को अपने गांव पे, अपने ब्लॉक में, अपने क्षेत्र में लेकर जाते हैं और उसके प्रचार प्रसार के साथ माध्यम से अपने अनेकों बदलाव को वो स्थापित करते हैं। ओके। तो इन युवाओं को मैं ट्रेनिंग देती हूँ। ओके, तो आप इस संगठन से जो जुड़ी हैं, उसके अलावा आप एक एनएसएस से भी जुड़ी हुई हैं, और जिसके लिए आपको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि एनएसएस से जुड़ाव कैसे, और वहां पर आप क्या रोल प्ले करती हैं एग्जैक्टली। 50 साल पूर्व राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय सेवा योजना देखा जाए तो ये जितने भी स्कूली छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए ये बनाया गया है ताकि वो समाज में एक ऐसा स्थान रख सके जिसमें समाज सेवा के प्रति, राष्ट्र प्रेम के प्रति वो जागरूक हो सके। इसमें आपका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है जब आप स्कूल या कॉलेजेस में होते हैं। और बहुत सी सामाजिक गतिविधियां होती हैं। इसमें आरडी परेड से भी लोग जुड़ते हैं और ऐसे अनेकों इसमें गतिविधियां शामिल है। मैं जब कॉलेज में सेकेंड ईयर में आई थी, तब मैं नेहरू अपना राष्ट्रीय सेवा योजना से संपर्क में आई थी और मैंने ज्वाइन किया था। और उसके बाद ही मैं छोटे छोटे गांवों को जानने लगी, छोटी छोटी इकाइयों को हमारे समाज की जानने लगी। बाकी काफी करीबी से मुझे उनकी मूल समस्याएं समझ में आई। तो जैसे कि हमारे सिविल सर्वेंट के भी एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो नीचे तक के लोगों को भी जाने, और जो धरातल में जो स्थिति है उनका पहचान होना बहुत आवश्यक होता है। तो ये जो एनएसएस एनवाईकेएस जो माध्यम होता है, जिससे हम हर तरीके के लोगों को जान पाते हैं, हर तरीके से जुड़ाव ला पाते हैं, और हम राष्ट्र को एक अच्छा डेवलप करने के लिए एक अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ओके, तो आपको इसमें राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया, एंड आई थिंक ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड फॉर योर अचीवमेंट। तो कैसा एक्सपीरियंस था राष्ट्रपति जी के द्वारा आपको जब सम्मानित किया गया, विजिटिंग राष्ट्रपति भवन? जरा बताइए हमें कि हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ दैट। शायद मैं शब्दों में ये बयान नहीं कर पाऊंगी कि मैंने उस वक्त क्या महसूस किया, पर इसके पीछे की एक जर्नी मैं जरूर बताना चाहूंगी। पहले जब मैं नेशनल लेवल का जो अवार्ड अपनाने से पहले मुझे स्टेट बेस्ट एनएसएस कैडेट का भी अवार्ड प्राप्त हो चुका है, जिसमें 1.5 लाख यूथ में से ये किसी एक को दिया जाता है। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए। इसके पीछे का छोटा सा एक साल अगर मैं पीछे जाऊं, 2018 सेम डेट 24 सितंबर 2018, वही टाइम 11:15, एक सड़क दुर्घटना में मैं काफी बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी और मेरे दोनों हाथ और दोनों भी पैर काफी बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। और उसी हालत में मैं जब हॉस्पिटल लेकर गया और मेरा काफी खून बहा और मैं अपने हाथ से खा पी भी नहीं सकती थी। और डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि मुझे काफी लंबे अरसे तक बिस्तर में आराम करना पड़ेगा। और इसी समय मेरा पीएचडी का भी डीआरसी एग्जाम था और मैं व्हील चेयर पे गई थी और मैं उसी कारण आज रिसर्च स्कॉलर भी बनी हूँ। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं उस दिन अगर रुक जाती तो शायद उसी समय ठीक 24 सितंबर 2019 ठीक 11:15 मैं चल रही थी राष्ट्रपति भवन में। वही दिन वही समय, सिर्फ साल का फर्क है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और हमें हताश होकर कभी हारना नहीं चाहिए, हमें संघर्ष करके निखरना चाहिए। ये मैंने अपने ही जीवन से सीखा है और मैं चाहती हूँ कि बाकी भी अपने जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी ऐसा ही करें कि कभी निराशा को अपने साथ लिए ना चले,
क्योंकि हर साल एक नया अवसर आता है, हर एक दिन नया अवसर देता है, और अगर उसमें आप लीडर होके खड़े रहेंगे, संघर्ष करेंगे, तो आप जरूर निखरेंगे। ओके। प्रियंका जी, आपको पिछले वर्ष चाइना जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ था, गवर्नमेंट ने आपको चाइना भेजा था। उसके बारे में हमें बताइए कि ये चाइना में एग्जैक्टली आपको मतलब किस काम के लिए भेजा गया था? कल्चरल इवेंट था या वाज इट फॉर अ यूथ कनेक्ट इवेंट? एंड आपको चाइना कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि चाइना के युवा कैसे हैं और वहाँ का जो यूथ है, क्या वो भारत की तरह ही मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है? हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ चाइना? मुझे इंडियन यूथ डेलीगेशन के माध्यम से मुझे भारत सरकार द्वारा मेरा चयन हुआ था, और एज अ इंडियन यूथ एम्बेसडर मुझे चाइना भेजा गया था। करीब 13-14 दिन की ये यात्रा रही, जिसमें कि मैंने 20,000 किलोमीटर से ज्यादा की जर्नी रही है मेरी, जिसमें हमने 13 फ्लाइट्स भी ली, और पेचिंग, तुंगवांग और लांगजाऊ जैसे जगहों पे मैंने अपना जर्नी उसमें ट्रिप रहा मेरा। तो मैंने जो चीज वहां पे महसूस की वो ये थी, क्योंकि ये केवल सांस्कृतिक नहीं था, ये दो देशों के बीच में बने बायलैटरल रिलेशंस को भी आगे बढ़ाने के लिए एक मुहिम रहती है, जो कि एक ट्रीटी साइन है भारत और चाइना के सामाजिक, बल्कि उनके राजनीतिक पहलू को भी देखा, उनकी शिक्षा प्रणाली को भी देखा, उनके जो और साथ ही में उनकी जो इनोवेशन है, उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उनको भी मैंने देखने की कोशिश की, और उस पर मैंने रिसर्च की कि ये किस तरीके से करते हैं। और जैसा कि आपने मुझसे प्रश्न किया कि किस तौर से वहाँ के युवा और यहाँ के युवाओं में क्या फर्क है, तो मैं पहली बात करना चाहूंगी एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि हर चीज का जो मूल आधार है वो शिक्षा होती है। तो वहां की शिक्षा प्रणाली और यहाँ में अगर एक बेसिक में आपको फर्क जो मैंने महसूस किया, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो ये है कि वहाँ हर सब्जेक्ट के लिए एक लैब होती है, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, और एक लैब के साथ उनको प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर है वो काफी ज्यादा है। इनोवेशन और स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं तो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप ज्यादा है, और वहां का हर युवा जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब जरूर कर रहा है अपने साथ। तो वो पार्ट टाइम जॉब के लिए उनको वहां पे ऐसा ट्रेन किया जा रहा है, और मेरा मानना है कि हम अगर आइडिया देते हैं तो चाइना उसको इम्प्लीमेंट करने के रूप में भागता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान की बात क्यों ना करे, तो वो हम जब स्टार्ट करते हैं तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दौड़ता है। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, और ये बात सच है कि चाइना और भारत, ये दो ऐसे विश्व के देश हैं जिनके जैसा कोई और दूसरा देश स्थापित नहीं हो सकता। चाहे उनकी जनसंख्या की बात करें, चाहे उनकी कल्चर की बात करें, तो ये स्थापित करना नामुमकिन है। और मैं आशा करती हूँ कि अगर इन दोनों ही देश के बीच में अगर संधि अच्छी हो, तो ये विश्व गुरु हमारा जो भारत है वो नंबर 1 आने से पीछे नहीं रह सकता। ओके। तो काफी अनोखा एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, जैसा कि आप डिस्क्राइब कर रही हैं इसे। एक सवाल मेरा ये था कि आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो ये भी मैंने पढ़ा कि आप एक डांसर हैं, क्लासिकल एंड फोक डांसर एज वेल एज अ पेंटर। तो इतना कुछ करने के बीच में आपको अपनी ये पैशन फॉलो करने का समय कैसे मिल जाता है? मतलब टाइम मैनेज कैसे कर पाती हैं आप कि इसको भी परस्यू करें और अपनी जो आप प्रोफेशनल अपना काम कर रही हैं उसे भी आप मैनेज कर रही हैं? पहली बात, मैं इसे इसीलिए मैनेज कर पाती हूँ क्योंकि मैं बहानों से दूर रहती हूँ, और मेरा मानना है कि हमें जिंदगी में अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं जायज और नाजायज एक्सक्यूज ही होता है, जिसके कारण हम उसे पा नहीं पाते हैं। और मैं अपने डांस की बात करूं तो मैं 10 टाइप ऑफ डांस फॉर्म में परफॉर्म करती हूँ। मैंने शुरुआत की थी कालबेलिया से, जो कि 10 मटकियों को हम सर पे लेते हैं, आंख, नेल्स और तलवार के ऊपर वो डांस होता है। उसके बाद बिहू, क्लासिकल कथक, और लावनी मेरा पसंदीदा है, राउत नाचा जो कि मेरे छत्तीसगढ़ का लोक हमारा ये डांस है, और उसी के साथ कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड, ये तो चलता ही रहता है। तो ये मेरा पैशन बचपन से रहा है। और ड्राइंग की मैं बात करूं तो मैं 6 साल की थी जब मुझे राष्ट्र, उस समय के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम जी द्वारा सम्मानित किया गया था 5,000 बच्चों के बीच में।
मैं केवल 7 साल की थी उस वक्त। लालच ये नहीं था कि मैं फर्स्ट प्राइज जीतूं, लालच ये था कि मैं ऐसे व्यक्तित्व से अपने जीवन में मिल पाऊं। तो मेरा सौभाग्य रहा, और ये मुझे मेरे ड्राइंग ने ही मुझे वहां तक पहुंचाया। तो मेरा मानना है कि हर कला आपको कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर ले जाती है। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो मेरे ख्याल से आप कुछ अवसरों को अपने जीवन से घटा रहे हैं। और इस टाइम मैनेजमेंट का अगर मैं आपसे बात कहूं तो वो ऐसा है कि मैं एक चिट फॉलो करती हूँ अपने लाइफ में। हर हर चीज को मैंने एक समय दे रखा है। वो समय केवल उसी के लिए होता है। अगर मैंने ये तय किया है कि मेरा 1 घंटा ये नृत्य के लिए रहेगा, 1 घंटा ड्राइंग के लिए रहेगा, तो उस समय के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ डांस के लिए होती हूँ, या उस समय सिर्फ और सिर्फ क्राफ्ट के लिए, पेंटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, पढ़ाई के लिए। तो जिस समय मैं जहाँ हूँ मैं 100% उसी के लिए हूँ। तो इस तरीके से हमें अपना कैलकुलेशन करना चाहिए, और कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए उस टाइम पीरियड और उस टाइम मैनेजमेंट को अपने ऊपर। और जितना हो सके हमारे जिंदगी में जितने भी जायज नाजायज बहाने हैं उनको हमको दूर भगाना चाहिए, तभी हम इतनी सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं। ओके, आप NYKS से जुड़ी हुई हैं, तो वैसे आप कई युवाओं के संपर्क में आती होंगी, आप कई युवाओं को मेंटोर भी करती होंगी। लेकिन ओवरऑल जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो मेनली हमारी ऑडियंस है स्टडी IQ की, उनके लिए आपको संदेश देना चाहेंगी कि वो युवा अपने आप को कैसे और बेहतर बनाएं? पहली बात तो ये कि हम कई बार टारगेट लेकर जरूर चलते हैं, हमें हमेशा सिखाया गया रहता है कि आप एक ही गोल पर निर्धारित रहिए, आपको एक ही जगह फोकस रहना चाहिए। पर कभी आपने ये सोचा है कि अगर वो फोकस हमारे लिए नहीं हो या हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास दूसरा फोकस भी होना जरूरी है। देखिए, भगवान ने हमें बहुत सी चीजों के साथ ब्लेस किया है। हर किसी का माइंड और हर किसी का जो गोल होता है वो जरूरी नहीं है कि वो एक ही IAS अफसर बनना हो सकता है कि जीवन में आपके लिए कुछ और भी लिखा हो, पर उस चीज को पाने के लिए हमें 100% देना बहुत जरूरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे मेंटल पीस को भी बिगाड़ देता है कि जो टारगेट है अगर हमारा पहली बार में हिट नहीं हुआ तो आप सेकेंड टाइम क्या करेंगे। तो जरूरी ये है कि आप प्लान ए के साथ प्लान बी को भी जरूर रेडी रखें। इससे आप डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं, आप डायनामिक हो सकते हैं, और आपको पता चलेगा कि आपकी क्षमताएं किस और कितनी और बेहतर हो सकती हैं। तो बहुत जरूरी है कि जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगी कि आप अपने आप को जरूर वैल्यूएशन करिए कि आप कितने परसेंटेज पे हैं, क्योंकि हम सभी का माइंड और ग्रास्पिंग पावर डिफरेंट होता है। तो आप जब तक अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपका वो प्लान बी कौन सा हो सकता है, या आपकी स्ट्रेटेजी, अपकमिंग स्ट्रेटेजी कैसे हो सकती है, वो आप डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को कुछ समय ऐसा भी दीजिए जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी ऐसा ध्यान दीजिएगा कि आपका कोई ना कोई एक सेक्टर होगा जो आपका स्ट्रांग होता है, और कोई एक सेक्टर होता है वो वीक होता है, वही आपका प्लान ए और बी होता है। उसी तरीके से आपकी जिंदगी में भी प्लान ए और बी होना मेरे ख्याल से जरूरी होता है, तभी वो आपको डायनामिक बनाता है, असल रूप में आप अपना वैल्यूएशन कर पाते हैं और अपने आप को बेहतर बना पाते हैं। और तीसरी चीज जो मेरा मानना है कि हम जितने भी यहाँ पे व्यक्ति हैं वो 3 मूल चीजों के लिए काम कर रहे हैं, वो है फूड, मनी और शेल्टर। इन 3 चीजों के लिए ही हमारा मूल रूप से हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं। तो मेरा मानना है कि बदलाव लाने के लिए बदलाव बनना बहुत जरूरी है, और इस चीज के लिए आप सभी को ये निर्धारित करना होगा कि आप किस चीज में बेहतर हैं और किस तरीके से उसको बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए आप अपना स्वॉट एनालिसिस जरूर करें और असलियत से सामना करें और उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये एकमात्र ही गोल नहीं हो सकता। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, बस आपकी देखने की देरी है। आपने एक मेंशन किया था कि आपका एक्सीडेंट हुआ था जिस दिन आपको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला, उससे एग्जैक्टली 1 साल पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, और आपने बताया कि उसमें आपके हाथ पांव मतलब डैमेज हुए थे और बहुत समस्या रही थी। तो आप उससे उभरे कैसे? क्योंकि कई बार इतनी बड़े एक्सीडेंट्स के बाद लोग रुक जाते हैं अपने गोल्स अचीव करने में, या तो वो थोड़े से पिछड़ जाते हैं।
मैं मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ कि इस तरह के बड़े एक्सीडेंट्स या कोई भी बड़ा कोई घटना होती है जीवन में, उससे कैसे उबरा जाए, आप उससे कैसे उबरी वो हमें बताएं। 2018 मैं पोस्ट ग्रेजुएशन ही मैंने कंप्लीट ही किया था, जुलाई का समय था, और उसके बाद मेरा एक्सीडेंट सितंबर में हुआ। जो लड़की 18-19 घंटे दिन में काम करती हैं, उसके लिए ये बहुत बड़ा धक्का जरूर था। और क्योंकि मैं बहुत चीज़ों में एक्टिव रहती हूँ, मेरा सोशली मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, तो ये मेरे लिए एक ऐसा मेंटली मेरे लिए ये बहुत बड़ा शॉक था कि मैं अपने हाथ से वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। और ठीक 1 हफ्ते बाद मेरी पीएचडी की डीआरसी एग्ज़ाम भी है, तो मुझे काफ़ी बार सलाह दी गई कि मैं इस एग्ज़ाम में ना बैठूँ, फिर कभी ये चांस आ जाएगा। पर इसी को कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने आप को ही लाना पड़ता है। आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता। यदि आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, तो आपको कोई भी दूसरा व्यक्ति मोटिवेट नहीं कर सकता। तो विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठकर ही आपको काम करना ज़रूरी है। और वो जब आपके दिमाग में क्लिक कर गया कि नहीं, मुझे एक वो पर्सनल पुश चाहिए, तब आप आसानी से आगे बढ़ते हैं। तो वो पर्सनल पुश ने ही मुझे अपने एग्जाम हॉल तक पहुंचाया। और मुझे उस दिन 102 बुखार भी था दवाइयों के कारण। और मैंने उसी स्थिति में अपना इंटरव्यू पास करके अपने लिए पीएचडी में जगह बनाई है। और ये ही नहीं, इसके बाद मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था मैं बीएलएलबी नहीं कर पाई, पर मैंने सुनिश्चित किया कि मैं यंगेस्ट लेक्चरर बन गई बीएलएलबी के लिए, वो भी रविशंकर यूनिवर्सिटी, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना और सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। तो इसीलिए आपको अपने लाइफ में खुद ही को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, और एक पुश देना जरूरी है कि आप ये कर सकते हैं। तो ये मेरा मूल मंत्र है, जिससे मैं चीजों को उभरती हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। ओके प्रियंका जी, बहुत ही इंस्पायरिंग बातचीत रही आपसे। बहुत सारी चीजें आप कर रही हैं एंड एक मुहावरा मुझे याद आ गया कि दो कश्तियों की सवारी नहीं करी जा सकती या दो बोट्स में एक साथ सेल नहीं किया जा सकता, कई बार लोग ये कहते हैं। बट आई थिंक कि अगर आपका अप्रोच सही है तो यू कैन डू दैट, जैसा कि आप हमें दिखा रही हैं कि कैसे आप मल्टीपल रोल्स में प्ले अच्छे से कर रही हैं और यू आर गिविंग योर बेस्ट एंड यू आर अचीविंग एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल इन दोज फील्ड्स। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर स्टडी IQ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एंडेवर्स इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद।